A very good evening to one and all present here. गुड अभी हम अपना इवनिंग। लाइव स्टार्ट करेंगे। हाँ। अभी तक कोई कोई ज्वाइन नहीं हुआ, थोड़ा समय लगेगा। ओके ओके। थोड़ा लेट हो गया, हम लोग 7 बजे स्टार्ट करने वाले थे, 7:05 हो गया। हाँ ओके, चलेगा, ठीक है। सर आपके उसमें लाइव दिखा रहा है क्या? हाँ, लाइव दिखा रहा है। ओके सर। A very good evening to one and all present here. हम आज गुड इवनिंग। कोलंगमा एक्सप्रेस के संडे स्पेशल में यहाँ पे जमा हुए हैं। मेरा नाम है मानस बर्मन और आज के लिए मैं मॉडरेटर हूँ इस शो में। और हमारे साथ है मिस्टर प्रहलाद रियांग सर। वेलकम सर टू कोलंगमा एक्सप्रेस। थैंक यू कोलंबो एक्सप्रेस। इनवाइट Prahlad योर sir फ्रेंड। is the president of Rotary Club of Hailakandi, that is youth wings of Rotary. सर बहुत बड़े मोटिवेशन है हम जैसे यूथ के लिए और आज का टॉपिक भी यूथ से रिलेटेड ही है, इसलिए हमने सर थैंक को आज एज गेस्ट हमने बुलाना चाहा। आ वेरी वेलकम सर। थैंक यू। तो आज का टॉपिक जो हम उठाना चाहते हैं दैट इज यूथ एंड इट्स ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड सोसाइटी। भारत का एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन यूथ है, जो कि हर देश चाहता है कि ज्यादातर यूथ हमारे देश में हो। तो इंडिया में ऐसे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, 21 बिलियन की पॉपुलेशन है यहाँ पे इंडिया में, 121 करोड़ की। और जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि हमारे देश में युवा पीढ़ी बहुत ज्यादा है, इसलिए हमारे युवा पीढ़ी के लिए वो बहुत सारे स्कीम भी निकालते हैं। और हर कोई चाहता है कि उनके देश में ज्यादा युवा पीढ़ी हो, ना कि बच्चे ज्यादा हो या ना कि बूढ़े ज्यादा हो। युवा पीढ़ी को कहा जाता है वर्किंग एज, क्योंकि यही एक एज है जो ग्रुप काम करता है, वर्किंग एज ग्रुप। क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं वो भी काम नहीं कर सकते, वो कुछ प्रोडक्टिव काम नहीं कर सकते, और जो एजेड लोग हैं वो भी कुछ प्रोडक्टिव काम नहीं कर सकते। सो जो वर्किंग एज ग्रुप है वो एक देश की सही नीति होती है जहां से उनको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। सो आज का हमारा टॉपिक भी यही है कि आखिर यूथ है क्या और उसके ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या है। तो मैं सर से सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछना चाहूंगा मिस्टर प्रहलाद दयाल सर से कि हमारे देश में जहां पर 121 करोड़ की आबादी है, इतना भयंकर कंपटीशन चलता है, हर कोई पढ़ाई में आगे जाना चाहता है, हर कोई जॉब में आगे जाना चाहता है, हर किसी को ज्यादा सैलरी पैकेज चाहिए। तो हर चीज में जहां पे लोगों को इतना ज्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है, ऐसे डे एंड एज में सोसाइटी के लिए काम करना, एक यूथ को कैसे मोटिवेट किया जाए, उनको कैसे इस चीज के लिए बढ़ावा दिया जाए कि वो अपने लाइफ के साथ साथ सोसाइटी के लिए भी काम करते हुए बैलेंस बनाए रखें। क्योंकि छोटे छोटे कामों के से भी सोसाइटी के लिए हेल्प हो सकता है। ये नहीं कि आपने कोई स्टेच्यू बना दिया, आपने कुछ 50 लाख का डोनेशन दे दिया, छोटे छोटे कामों से भी आई थिंक हम सोसाइटी की हेल्प कर सकते हैं। तो सर आप इस बात पर रोशनी डालिएगा कि किस छोटे छोटे तरीके से हम यूथ को ये बता सकते हैं कि वो सोसाइटी की मदद कर सकते हैं और वो अपने लाइफ में बैलेंस कैसे बना के रखे, कि वो अपने लाइफ को तो देखे जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, अपने लाइफ को देखना बहुत जरूरी है, साथ ही साथ वो सोसाइटी की भी मदद करे। सर। ओके, थैंक यू। एक्चुअली मैं सबसे पहले मैं अपना थोड़ा परिचय बताना चाहेंगे, क्योंकि मैं पहले 4-5 साल पहले मैं स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करता था। मैं रियांग स्टूडेंट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी था, 4-5 साल काम भी किया था। और मैं स्टूडेंट लाइफ से मैं डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम किया। और अभी हाल ही में मैं 2012 से रोटरेक में हूँ, रोटरी क्लब ऑफ हैलाकंदी में हूँ। और मैं वहाँ पे वंस इंटरनेशनल डायरेक्टर भी रहा हूँ, इंटरनेशनल क्लब डायरेक्टर भी रहा हूँ, कम्युनिटी डायरेक्टर भी रहा हूँ, सेक्रेटरी का मैं रहा हूँ। अभी मैं हाल ही में यहाँ रोटरी क्लब में मैं प्रेसिडेंट हूँ। तो मेरा व्यूज यही है कि हम लोग का जो 21वीं सदी का जो यूथ है, अभी दुनिया के हर जगह में से कंपटीशन ही कंपटीशन है। इसी समय में हम लोग हम लोग को मीन्स हर कंपटीशन से आजकल का देखिए, आजकल का सिचुएशन ऐसा ही है कि हर लड़का हर लड़की हर सब यूथ चाहता है कि हम कुछ पढ़ाई करें, कुछ अच्छे जॉब मिले, मेरा लाइफ को सेटिंग हो जाए, सब सब चाहता है, ये तो स्वाभाविक है। लेकिन हम लोग सिर्फ जॉब
और गवर्नमेंट जॉब, कुछ जॉब को ऐसे आपने मीन्स फ्यूचर का कुछ ऐसे मान के चलते, वो ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे पास इतना रिसोर्स है। कुछ लोग बोलते हैं दुनिया के मीन्स लोग ज्यादा हो जाए तो ये नहीं मिलता, ये नहीं मिलता, ठीक है, ये भी एक पॉइंट है, लेकिन हम हमारे पास इतना ह्यूमन रिसोर्सेस है, वो ह्यूमन रिसोर्सेस को हम काम में लगा सकते हैं। जैसे कि हम लोग थोड़ा हम दूसरी सोसाइटी को नहीं बात कर रहा है, ट्राइबल सोसाइटी को, स्पेशली ट्राइबल सोसाइटी को लेके बात कर रहे हैं। क्या होता है हमें ट्राइबल सोसाइटी को, मैक्सिमम मेरा अनुभव रहा है कि मैं अपने दोस्तों को भी देखा है और कुछ बहुत सारा को भी देखा है कि हम लोग कुछ पढ़ाई के बाद अगर नौकरी ना मिल जाए तो हम गांव में बैठ जाता है। ऐसे गांव के जो पढ़ाई नहीं करता है, कुछ नहीं करता, ऐसे बराबर हो जाता है। हम लोग समय के साथ, टाइम के साथ खुद को नहीं भर पाता है, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग को ये सिचुएशन, ग्लोबलाइजेशन के साथ हम लोग को खुद को बदलना है, इनोवेटिव थिंकिंग लाना है, क्रिएटिविटी करना है, कुछ करना है, ऐसा कुछ करना है कि दुनिया उसको देखे, सीखे। उसमें हम लोगों का पास ये सब क्वालिटी है, लेकिन हम लोग उसको खुद को पहचान नहीं पाते। सो यूथ्स को, ऐसे यूथ्स को हमारा सोसाइटी का जो ऐसे में खुद को बदल नहीं पाता है, उन लोग को मेरा रिक्वेस्ट है, आप लोग भी नहीं बैठना चाहिए, आप लोग नया नया कुछ को सोचना चाहिए, कुछ इनोवेटिव करना चाहिए, और आप जिस सोसाइटी में हो वो सोसाइटी को हमेशा ख्याल रखना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, हमारा मैक्सिमम लोग क्या होता है, हम भी गांव से बिलोंग्स करते हैं, मैक्सिमम हम लोग का ट्राइब्स लोग तो गांव का ही बिलोंग करता है। तो क्या होता है, हम लोग कोई अच्छा जॉब मिल जाए, अच्छा मिल जाए, तो हम लोग सोसाइटी से सेपरेट हो जाता है। तो क्या होता है, सोसाइटी के साथ हमारा कुछ कांटेक्ट नहीं, कनेक्ट नहीं रहता है। धीरे 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 हम लोग का कल्चरली भी हम, और लिंग्विस्टिकली हम डिफरेंस हो जाता है। अभी मेरा, आप कोई भी ट्राइब्स लैंग्वेज बोलते हैं तो क्या होता है, बंगाली ज्यादा मिक्स होता है, हिंदी मिक्स हो जाता है। ऐसा बात नहीं है हम बंगाली लोग को प्यार नहीं करते, आदिवासी लोग को प्यार नहीं, ऐसा बात नहीं है, हम सबको भाव देते हैं, सबको रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन अपना माँ तो माँ होता है, अपना माँ का लैंग्वेज तो अपना माँ का लैंग्वेज होता है। तो सोसाइटी का ये भी एक बहुत सारा चीज है ख्याल रखने का। और सोसाइटी में आपने थोड़ा पहले बोला कि सोसाइटी को कैसा ख्याल रखा जाए। देखिए, हर यूथ्स हर यूथ्स हर सोसाइटी का बैकबोन होता है। हर यूथ ही सोसाइटी का गेम चेंजर होता है। अगर हम लोग का जो पहले वाला जनरेशन जो गलती किया था, उस गलती को हम अगर सुधर सकते हैं तो हम बेटर से बेटर सोसाइटी बना सकते हैं। हम लोग उस सोसाइटी को नए तरीका से हम जी सकते हैं, सोसाइटी में न्यू एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। सो मेरा रिक्वेस्ट है कि हर यूथ्स को अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी, आजकल का यूथ को इतना बताने का जरूरत भी नहीं है, सब लोग समझता है अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, क्या नहीं है, तो सब सिंसियर है। सो इतना लेना चाहिए। थैंक यू सर, मेरे पहले प्रश्न का इतना अच्छा डिटेल वे में एक्सप्लेनेशन देने के लिए। आपने बहुत सही बात कही कि आजकल के जनरेशन अगर टाउन में कुछ साल रह लेते हैं, फिर उन्हें गांव में जाने में थोड़ी शर्म सी आने लगती है, और अपना ट्रेडिशनल लैंग्वेज बोलने में भी उन्हें प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो बाहर या तो हिंदी या फिर इंग्लिश या फिर बंगाली ऐसे कुछ लैंग्वेज बोल रहे होते हैं। जैसे कि मैं अभी सिलचर में रहता हूँ, तो यहाँ पर बंगाली ज्यादा चलता है, क्योंकि लोग पॉपुलेशन ज्यादा वैसी है। और मैं केंद्रीय विद्यालय में पढ़ा होता हूँ, वहां पे हिंदी बोल बोल के अब हिंदी बोलने की आदत हो गई है, तो लैंग्वेज का बैरियर आ जाता है बाद में। तो वो लोगों को अपने घर में अपनी मातृभाषा में बात करनी चाहिए, ताकि वो बैरियर हटा रहे। और सर ने जो अभी आपने ये बात कही कि रिसोर्स इंडिया में बहुत है, लेकिन क्या आपको ये नहीं लगता कि एजुकेशन कहीं ना कहीं बहुत बड़ा प्रॉब्लम है? हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम थोड़ी थियरी टाइप ज्यादा है, क्योंकि प्रैक्टिकल इतने कराते नहीं है। जैसे कि मैं अभी मास्टर्स कर रहा हूँ आसाम यूनिवर्सिटी से, पर यहाँ पे थियरी ज्यादा है, प्रैक्टिकली हमें ना किसी कभी फील्ड में लेके गए, ना कभी कंपनी में लेके गए। स्टॉक एक्सचेंज शेयर के बारे में हमें पता नहीं, लेकिन मैं कॉमर्स पढ़ रहा हूँ, पर हमें कभी रियलिटी में वहां पे लेके नहीं गए। तो शायद एजुकेशन का भी कहीं ना कहीं दोष है हमारे देश का, कि हमारे जो यूथ है
वो पढ़ाई तो कर लेती है पर वो एक्चुअली उतने कैपेबल नहीं होते कि वो एक इफेक्टिव काम कर पाए, तो वो लेबर अनस्किल्ड ही रह जाता है, इतना उनमें स्किल नहीं आता। तो क्या सर आपको लगता है एजुकेशन सिस्टम का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है कि हमारी यूथ बाकी देशों के यूथ से काफी पीछे है कंपैरेटिवली, क्योंकि उनके देश में यूथ इतने नहीं है। जैसे कि जापान हो गया, दक्षिण कोरिया हो गया, वो एक छोटा सा देश है, एक छोटा सा महाद्वीप है, पर उनमें उनके जो यूथ है नए नए टेक्नोलॉजी, नए नए मोबाइल फोन बना रहे हैं जो कि हम यूज कर रहे हैं। और हमारे देश के जो यूथ है वो टिकटॉक पे वीडियोस बनाती रह जाती है या फिर ऐसा कुछ काम करती है जिसका एक्चुअली में कोई प्रोडक्ट नहीं निकल रहा, जो हमारे सोसाइटी को एक्चुअली में कुछ हेल्प नहीं कर रही है। तो क्या सर आपको लगता है इसमें रीजन क्या क्या हो सकते हैं? एजुकेशन एक रीजन है या फिर हमें क्या अवेयरनेस कमी है या फिर पॉलिटिकल सिस्टम इसके पीछे हाथ है? क्या क्या रीजन हो सकते हैं सर? हाँ, मेरा मेरे नज़र से एजुकेशन भी बहुत बड़ा इसमें बैरियर है, क्योंकि हम लोग का जो एजुकेशन सिस्टम है वो प्रोडक्टिव एजुकेशन नहीं है। तो क्या होता है, हम लोग का जो हाल ही में हम लोग का यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट, गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट बहुत सारा होता है। तो क्या होता है हम लोग का, जैसे कि हम लोग एकदम चाइल्डहुड से इसमें पढ़ाई करके, जैसे कि हम लोग, मैं मैथ्स में इतना अच्छा नहीं, मुझे मैथ्स में पढ़ना ही चाहिए। मैं कुछ सब्जेक्ट में अच्छा नहीं हूँ, मैं किस सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, उस सब्जेक्ट मुझे पढ़ना ही पड़ता है। तो क्या होता है, कोई भी बच्चे का माइंड चेंज हो जाता है। जैसे कि हम लोग ए स्क्वायर प्लस टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला पढ़े, मुझे नहीं लगता है कि ये मेरा लाइफ में कभी भी काम में आया है। तो क्या होता है, हम लोग का जो एजुकेशन सिस्टम और हम लोग का जो एजुकेशन सिस्टम में बदलाव चाहिए। अभी नए हाल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एजुकेशन सिस्टम लाया है, वो देखा जाएगा फ्यूचर हाँ में सर। क्या होता है। तो अ, हम लोग का यहाँ पे यूथ का एबिलिटी नहीं है, ऐसा बात नहीं है। हम लोग में एबिलिटी है, हम लोग में क्वालिटी है, हम लोग में ऐसे काम करने का दम है। लेकिन हम लोग का यहाँ का जो पॉलिटिकल सिस्टम्स और मेरा देश का जो सिस्टम चल रहा है, उसमें भी थोड़ा गलती है। क्योंकि हम सही महीने में जिसको भाव देना चाहिए उसको हम नहीं दे पा रहे हैं, सही महीने में जिसको मिलना चाहिए वो मिल नहीं पा रहा है। तो क्या होता है, ये पॉलिटिकल सिस्टम के कारण से हम लोग के क्वालिफाइड पॉलिटिकल लीडर्स नहीं है ज्यादातर। इसे हम रेस्पेक्ट करते हैं, जिसे जनगण चुनते हैं हम तो रेस्पेक्ट करते हैं ऑब्वियसली, लेकिन हम लोग का पॉलिटिकली भी इससे थोड़ा बदलाव चाहिए, पॉलिटिकली भी थोड़ा क्वालिफिकेशन का ये चीज होना चाहिए। तो इस सदी में, इस 21वीं सदी में पूरा दुनिया ही कंपटीशन का कंपटीशन है। ऐसा बात नहीं है कि हम भारत की कोई भी युवा बाहर में अच्छा काम नहीं कर रहा। हम लोग का यहाँ का युवा बाहर में बहुत बहुत बड़ा बड़ा काम कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, हर फील्ड में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इतना में एनफ नहीं है, जितना होना चाहिए इतना नहीं हो पा रहा है। जैसे कि कंपेरिजन विद चाइना, चाइना 1951 से अब तक जितना स्पीडीली ग्रोथ कर रहा है, हम इतना स्पीडीली ग्रोथ कर नहीं पा रहा है, क्योंकि उसके पीछे बहुत सारा कारण है, वो बहुत लंबा स्टोरी है। तो उसको हम लोग को निकलना चाहिए। तो क्या है ड्रॉबैक से हम लोग का क्या रह गया है, कुछ क्या है, तो निकल के हम लोग को उसको सुधारना चाहिए, तो ताकि हम आगे बढ़ सके। धन्यवाद सर, आपने एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया भारत और चीन के बीच में, क्योंकि चीन हमारे एशिया का एक पार्ट है पर वो हमसे काफी आगे जा चुका है हर मामले में, चाहे वो डिफेंस फोर्स हो, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो प्रोडक्ट बनाना हो। क्योंकि हम इंडिया ज्यादातर चीजें चाइना से इंपोर्ट करते हैं, यानी कि उनकी यूथ बहुत ज्यादा कैपेबल है नए नए सामान बनाने के लिए। हमारा देश तो उन पर पूरा डिपेंडेंट हो चुका है। अभी हाल ही में गैल्वन वैली में भी कुछ हादसा हुआ, तो अभी इंडिया चाहता है कि सब ऐप बैन करे, पर ये इंडिया के लिए काफी मुश्किल हो रहा है क्योंकि इंडिया को खुद के प्रोडक्ट अब खुद बनाने पड़ेंगे, जो कि इंडिया का यूथ फिलहाल प्रॉब्लम फेस कर रही है। तो हम और दो गेस्ट लाने वाले थे आज, पर ड्यू टू सम टेक्निकल डिफिकल्टी हम उनको ला नहीं पाए। मिस्टर हजलुन नू सर, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर है मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के, वो भी थोड़े टेक्निकल डिफिकल्टी की वजह से हो नहीं पाए। और कृष्ण मोहन सिंघा सर भी थोड़े प्रॉब्लम उनको हुए क्योंकि वो गांव में है, तो वो थोड़े बाहर तो आए नेटवर्क इश्यू के लिए बट हो नहीं पाया। तो हम उनके लिए माफी चाहते हैं, उन दो गेस्ट को हम ला नहीं पाए, तो हम ऑडियंस से माफी चाहते हैं। और ऑडियंस से मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हैं, तो हम उन क्वेश्चन को प्रहलाद सर को पूछने का कोशिश करेंगे।
अगर टाइम रहा तो, और हम चाहेंगे कि सर कुछ जवाब दें। तो सर से मैं ये बात पूछना चाहूंगा कि आज की जो युवा पीढ़ी है वो दिन रात फेसबुक, व्हाट्सएप, मैसेंजर, इंस्टाग्राम, अगर हम सही तथ्यों में कहे जाए तो इसी में रहती है, दिन रात इसी में रहती है। बाहर आजकल कम निकलते हैं लोग, आजकल पबजी ज्यादा खेलते हैं और इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप ज्यादा करते हैं। तो आजकल जब भी कोई खबर होती है, अगर कोई हादसा हुआ, कोई सीरियस न्यूज फैला, तो लोग फेसबुक पे उसे शेयर कर देते हैं और फिर उन्हें लगता है उनका काम हो गया। पर एक्चुअली में इसका बहुत ज्यादा ओवर यूज हो चुका है। यानी कि सब इतना ज्यादा शेयर कर देते हैं कि उस बात का कोई वैल्यू ही नहीं रहता है। अगर एक पोस्ट का 1000 शेयर हो भी गया तो उसका एक्चुअली में कोई फायदा नहीं है। एक्चुअल काम तब होता है जब हम ग्राउंड लेवल पे जाके उस काम को करें। तो सर, आपने इंटरनेशनली और नेशनली इतने सारे काम किए हैं सोसाइटी के लिए एज अ यूथ, तो आप यूथ को क्या कहना चाहेंगे? आप उनको कैसे कहेंगे कि वो फेसबुक और व्हाट्सएप की दुनिया से बाहर निकलकर एक्चुअली में ग्राउंड लेवल पे आके कुछ काम करे, जिससे सोसाइटी में सच में कुछ डिफरेंस होगा, सच में कुछ पॉजिटिव इफेक्ट होगा? क्योंकि अगर हम यूं ही फेसबुक पर काम करते रहे तो अगर किसी ने कुछ गलत काम किया तो वो डरेगा भी नहीं, क्योंकि उसको लगेगा कि 2 दिन में यह हादसा होगा और फिर ठंडा मामला पड़ जाएगा। अभी हम लेटेस्ट में सुशांत सिंह राजपूत की भी बात कर सकते हैं। इतने बड़े सेलिब्रिटी का सुसाइड हुआ, मर्डर हुआ, अब तक ये राज राज ही रह गया। लोगों ने फेसबुक पे शेयर किया, उसके वीडियोस छोड़े, व्हाट्सएप स्टेटस में रखे और बात दब गई। पर अभी तक हमें पता नहीं सच में क्या हुआ। वो तो एक सेलिब्रिटी है। और आम इंसान के साथ अगर कोई हादसा होता है, अगर किसी बच्ची का रेप हुआ, तो वो कुछ दिन बाद फैलेगी, लोग कैंडल मार्च करेंगे, फिर मामला बंद हो जाएगा। हमें असल में क्या करना पड़ेगा किसी काम के लिए? अभी लेटेस्ट में हमारे यहाँ एक 5 साल के बच्चे का किडनैप हुआ था और उसको मार भी दिया गया था। ये न्यूज काफी बड़ी हो गई थी, पर अभी तक एक्चुअली उसका कुछ सॉल्यूशन नहीं निकला है। तो अगर युवा पीढ़ी बाहर निकल के सवाल नहीं पूछेगी तो हमें उसका सॉल्यूशन कैसे मिलेगा? सर, आप इसका जवाब अगर इसके ऊपर कुछ रोशनी डाले तो। हाँ, एक्चुअली आप बोल रहे थे कि वो जो सोसाइटी का आप हाल ही में हम लोग का जो यूथ सोसाइटी, यूथ जनरेशन है, वो फेसबुक, व्हाट्सएप इसी में बिजी रहता है। तो एक्चुअली इसमें अच्छा है लेकिन लिमिटेड होना चाहिए। हम लोग का आप जो बात बता रहा था वो सच ही है। हम हर कोई सोचता है कि हम लोग का ड्यूटी है कि हम लोग, किसी ने फेसबुक में डाल दिया, व्हाट्सएप में डाल दिया, हम उसको शेयर कर दिया, मेरा ड्यूटी खत्म। मेरा वॉइस नहीं होना चाहिए। हम रोड पे, सोसाइटी में इसी को चेंज करना नहीं चाहते। हम लोग का जो सिस्टम है ऐसा है। तो हम लोग का अभी क्या करना चाहिए? तो हर यूथ्स को इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए कि इतना रिस्पॉन्सिबिलिटीज होना चाहिए कि हम जिस सोसाइटी में बिलोंग, उस सोसाइटी में अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहिए। कैसा इन्वायरमेंट? जैसे कि मेरा सोसाइटी में अगर कोई बच्चा, कोई यूथ जनरेशन, मेरा दोस्त, मेरा इतना भाई बहन, ये सब कुछ हम अपना से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो उन लोग को समझाना पड़ेगा कि ये सिर्फ हम फेसबुक, व्हाट्सएप में रहने से कुछ नहीं होगा। हम लोग को प्रैक्टिकल ग्राउंड में जाना पड़ेगा, प्रैक्टिकल ग्राउंड में जाके काम करना पड़ेगा। प्रैक्टिकल लाइफ और फेसबुक व्हाट्सएप लाइफ का बहुत डिफरेंस है। अगर कोई लड़का, कोई यूथ जनरेशन सोसाइटी में निकल के नहीं आएगा, सिर्फ अपना अपना दुख, अपना नॉलेज, सब कुछ फेसबुक, व्हाट्सएप पे शेयर करते रहेगा, तो सोसाइटी इसमें फायदा नहीं होगा सोसाइटी को। इसी के हम हाल ही में अदर सोसाइटी को नहीं अच्छा ज्यादा बात नहीं करना चाहता हूँ मैं। स्पेशली आई एम बिलोंग टू, दैट्स व्हाई आई वांट टू शेयर मैक्सिमम ट्राइबल्स को लेके हम बात करेंगे। क्योंकि क्या होता है, हम लोग का जो ट्राइबल्स, जो यूथ जनरेशन है, वो लोग क्या होता है, वो लोग का जो मेंटेलिटी है वो थोड़ा माइंडसेट चेंज करना। ज्यादा ट्रेडिशनल हो गया हम लोग। देखो क्या बोलो उसको, सोसाइटी में, कोई सोसाइटी में, ट्राइबल सोसाइटी में कोई बैलेंस नहीं रहा है। जैसे कि हम अपने कोई सीनियर्स, अपने कोई जूनियर्स, ऐसा कुछ नहीं रहा है। ये हम लोग स्पेशल ट्राइबल सोसाइटी में ऐसा हो रहा है, क्योंकि हम लोग का मैक्सिमम ट्राइबल सोसाइटी का ऐसा होता है कि 80% यूथ्स आर एंगेज विद अल्कोहल, ड्रग्स, सिगरेट, मैक्सिमम 80%, नॉट ऑल बट 80%। आप अदर सोसाइटी को फॉलो कर सकते हो, वहां पे ओनली 20% आप देख सकते हो। अगर ज्यादा से ज्यादा हो तो 40-50
80% तक। लेकिन हमारे सोसाइटी में क्या होता है, 80% तक हम अल्कोहल में डूबे हुए हैं। हर कोई, अगर एजुकेटेड भी हो, नॉन एजुकेटेड भी हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर 4-5 यूथ मिल जाए तो हम लोग पार्टी कर देते हैं। लेकिन ये सोसाइटी का होता ही नहीं है, क्योंकि आज हम यूथ जनरेशन जो करेगा 10 साल 15 साल के बाद सोसाइटी वही करेगा। मीन्स हम लोग की सोसाइटी है, सोसाइटी का मीन्स यूथ जनरेशन ही हर सोसाइटी का बैकबोन होता है। तो यूथ जनरेशन जितनी प्रोडक्टिविटी कर सकता है कोई कर नहीं सकता। यूथ जनरेशन को ये उसी से लेकर और जनरेशन को इसी से लेकर और डीपली सोचना चाहिए। तो फेसबुक व्हाट्सएप भी करना चाहिए। हम लोग मॉडर्न जनरेशन में हम सब कुछ अप टू डेट देना चाहिए। ये भी नहीं बोलता हूँ कि फेसबुक व्हाट्सएप मत करो, लेकिन सिर्फ उसी में मत रहो। फेसबुक व्हाट्सएप से निकलकर आप दुनिया को देखने जाओ, घूमो, सारा दुनिया को स्टडी करो। देख सकते हैं हम कहाँ रहा है, उन लोग कहाँ रहा है। हम लोग कुछ नया सीखना, कुछ नया जैसे कि इनकम, हम लोग का ये जनरेशन का इनकम का बहुत बड़ा प्रॉब्लम तो रहा है। हम सॉल्व कर सकते हैं। हम डिफरेंट सेक्टर में हम नया कुछ काम कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग गाँव में जो रहता है, साइंटिफिक वे में हम फिशरीज, जैसे कि ड्रैगन कल्टीवेशन हम एडॉप्ट कर सकते हैं। हम काम कर सकते हैं, नए तरीका से काम कर सकते हैं। हम ट्रेडिशनल वे को हम फॉलो नहीं करके, अगर हम साइंटिफिक वे को हम आगे हम कर सकते हैं। तो मेरा प्रार्थना है कि हम आगे बढ़े, साइंटिफिक वे में काम आगे बढ़ सकते हैं। इकोनॉमिकली सफिशिएंट रहेगा तो आप रास्ता अपने आप खोल जाएगा। थैंक यू वेरी मच सर। आपने बहुत ही वैलिड पॉइंट उठाया यहाँ पे कि जैसे कि ट्राइबल लोग के ज्यादातर लोग एक्चुअली गांव में रिसाइड करते हैं, तो फार्मिंग हमारा एक प्राइमरी एक्टिविटी है। पर आप अगर इंडिया की फार्मिंग बाकी देशों से कंपेयर करोगे, जैसे कि अमेरिका, वहां पे फार्मिंग एक्चुअली बहुत एक अच्छा जॉब है, वहां पे इनकम बहुत अच्छी होती है। बट हमारे यहाँ पे जो ट्राइबल फार्मर्स है उनकी इनकम एक्चुअली काफी कम है, वो लोग बीपीएल फैमिलीज के अंडर आते हैं। तो यहाँ पे हमारे इस एरिया में एक्चुअली साइंटिफिक मेथड की कमी है, अच्छे मैन्योर, फर्टिलाइजर, अच्छे गाड़ियां, जिससे कि फार्मिंग सही तरीके से हो, ज्यादा प्रोडक्टिविटी हो, तभी जाके इनकम ज्यादा होगा। तो हमारे देश में और हमारे ट्राइबल लोगों में ये तो प्रॉब्लम है कि फार्मिंग है और उसमें इनकम इतना नहीं है। तो ये एक प्रॉब्लम है जो कि एक पॉलिटिकल इशू भी है। और आपने सही कहा कि ट्राइबल की जो यूथ है वो ज्यादातर अल्कोहल में एंगेज रहती है, अल्कोहल, ड्रग्स। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि ये एक एडिक्शन हो जाता है। और अगर आपके पास एक एडिक्शन है तो फिर आप ना अपने पढ़ाई पे, ना करियर पे, ना माँ बाप, ना बाकी सब रिश्ते बंधन आप भूल जाते हैं, और आप बस इन्हीं चीजों में लगे रहते हैं। और आप जो आपका जीवन में आपको क्या करना है, आपके पास कोई गोल नहीं रहता है, आप बस इन्हीं चीजों में रहते हैं, पैसा मांगते हैं अपने पेरेंट्स से, और आप चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ एंजॉय करें। बट आप अपने पेरेंट्स के बारे में नहीं सोचते, आप खुद के बारे में नहीं सोचते कि आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं। तो सबसे ऊपर एक क्वेश्चन आया सर, नोनी देबबर्मा का, पर मुझे उसका लैंग्वेज समझ में नहीं आ रहा। आपको क्या ये समझ में आ रहा है, नोनी देबबर्मा ने जो सबसे ऊपर कमेंट किया है? मेरा कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं आ रहा। आपके कमेंट नहीं आ रहा? तो नोनी देबबर्मा ने बोला है, ओ पांडा तमनी बगवी की जाखा। इसका मतलब आपको सर समझ में आ रहा है क्या, नोनी देबबर्मा? ओ, तो फिर शायद उन्होंने अपने लैंग्वेज में लिखा है तो हमें समझ में नहीं आ रहा। सॉरी नोनी देबबर्मा। अगर आप हिंदी या फिर इंग्लिश में टाइप करेंगे तो हमें थोड़ा समझ में आएगा, तो हम आपके क्वेश्चन को सर तक पहुंचा देंगे, और सर कोशिश करेंगे कि उसका जवाब दे सही तरीके से। यहाँ पर AKL खारमिन ने एक क्वेश्चन पूछा है शायद। गुड इवनिंग सर, माय क्वेश्चन इज, हमारा डिस्ट्रिक्ट और सर्कल में ऐसा कुछ इंडस्ट्रियल नहीं जिसके कारण से लोग अगर जॉब नहीं मिलते हैं तो डिमोटिवेटेड हो जाते हैं, तो क्या एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलपमेंट करना नहीं चाहिए, जैसे कि पाइनएप्पल का एक फर्म, या तो पोल्ट्री फार्म, या तो कुछ एटसेट्रा, ताकि उससे रिलेटेड प्लेटफॉर्म में कुछ कर पाए?
अभी सर ने थोड़ी देर पहले एग्रीकल्चर की तो बात उठाई कि साइंटिफिक मेथड की कमी है हमारे देश में, हमारे यहाँ पे एरिया में, क्योंकि ट्राइबल लोग ज्यादातर फार्मिंग में एंगेज रहते हैं। तो एकेएल खारमिन ने ये एक आइडिया दिया है कि पाइनएप्पल का कोई फर्म, शायद पाइनएप्पल का यहाँ पे प्रोडक्शन अच्छे से हो पाता है। और पोल्ट्री फार्म, सर आप क्या कहेंगे, पोल्ट्री फार्म और पाइनएप्पल फार्म का आइडिया क्या बेहतर है या फिर इससे बेटर ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं? अच्छा है। हर कोई जो कल्टीवेशन है वो अच्छा है, लेकिन हम लोग ट्रेडिशनल जो सिस्टम में करेगा तो वो अच्छे से आपको फायदा नहीं मिलेगा। आप दुनिया के साथ कंपटीशन नहीं कर सकते, आप मार्केट का कंपटीशन नहीं कर सकते। इसलिए आपको साइंटिफिक जो सिस्टम हो अपनाना चाहिए। साइंटिफिक सिस्टम में अभी बहुत सारा सिस्टम है, जैसे कि हम पहले भी बोल चुके हैं कि फिशरीज, गोटारीज, जो फिगरीज, एवरीथिंग, आप जो भी करेगा उसमें आपको फायदा ही फायदा है। आपको थोड़ा दिल लगा के करना है, आपको कोई नहीं रोक सकते, आप सक्सेस बन जाएगा। तो कोई अगर कोई भी अनएम्प्लॉयड हो तो पढ़ने के बाद कोई अनएम्प्लॉयड होता है, कोई उसमें कुछ दुख होने का कोई जरूरत नहीं है, कोई फ्रस्ट्रेशन में पड़ने का कोई जरूरत नहीं है। आपके पास ऐसे ही कुछ रास्ता है, आपके पास कुछ ऐसे रिसोर्सेस है, उस रिसोर्सेस को आप काम में लगाना चाहिए। उसको सोच समझ के, उसको साइंटिफिक वे में, उसको आप अगर हर डिस्ट्रिक्ट में ऐसे अगर आपको एक कल्टीवेशन का कुछ करना चाहता, हर डिस्ट्रिक्ट में ऐसे कृषि विज्ञान केंद्र है, आप उसमें कांटेक्ट कर सकते हो, उसके साथ आप अच्छे से बात कर सकते हो। आपको वो लोग मुझे लगता है वो आप लोग को हेल्प करेगा। और अगर पिगरेज गोतारेज ऐसे कुछ का बात करेगा तो इसे हर डिस्ट्रिक्ट में ऐसा ऑफिस है, एनिमल हस्बेंड्री ऐसे कुछ का ऑफिस है, उसमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं। साइंटिफिक वे में करेगा तो आप लोग को फायदा मिलेगा, लेकिन ट्रेडिशनल वे में आप अगर ये सब करेगा तो आप दुनिया के साथ कंपटीशन नहीं कर पाएगा, मार्केट कंपटीशन में आप पीछे हो जाएंगे। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छी बात कही कि कोई भी चीज अगर करें पर उसमें एक मॉडिफिकेशन तो होना ही चाहिए। लाइक हमारा देश आजाद होने के बाद हमने एलपीजी हमें 1990 में लाना पड़ा था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, तभी फॉरेन कंपनीज आई, हमारे देश में इन्वेस्टमेंट बढ़ा, प्रोडक्ट्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट होने लगे, तब जाके हमारे देश की इकोनॉमी थोड़ी ऊंची हुई। क्योंकि किसी भी चीज में मॉडिफिकेशन तो चाहिए होता है, आप पुराने मेथड को सालों साल अप्लाई नहीं कर सकते। और एक हिंदी में कहावत है, जहां चाह वहां राह, यानी कि अगर आप कुछ करना चाहते तो आप तरीका खुद ब खुद ढूंढ लेंगे। अगर आप फार्मिंग करना चाहते हैं, अगर आप पोल्ट्री करना चाहते हैं, फिशरी खोलना चाहते हैं, तो अगर आप खुद का कुछ तरीका निकालेंगे, आपने जितनी भी पढ़ाई की है, आपने जो भी कुछ एक्सपीरियंस किया है, अगर आप खुद का कुछ तरीका निकालेंगे जिससे कि आपका प्रोडक्शन बेहतर हो, तो उससे बेहतर कुछ नहीं, क्योंकि आप खुद से जो अपना एक्स फैक्टर डालेंगे वही आपके सफलता में आपकी मदद करेगा। यहाँ पर मिस्टर संजय फोंगलो आई थिंक एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, व्हाट डू यू थिंक अबाउट 17 indigenous communities of Kolongma Hafai, erstwhile Kachar, and how to utilize our thousands of bighas of land? How to develop scientific cultivation like betel nut, betel F, pineapple, vegetables, etc. तो ये क्वेश्चन भी आई थिंक कल्टीवेशन रिलेटेड है, हाउ टू यूटिलाइज आवर थाउजेंड्स ऑफ बिगास ऑफ लैंड। सर आपको कल्टीवेशन को छोड़ के और क्या लगता है, लैंड में और क्या हो सकता है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी या फिर कुछ और, अगर आपके पास आइडियाज हैं सर? हाँ, इंडस्ट्रियल से हो सकता है, लेकिन हम लोग को यहाँ पर क्या होता है, इतना फैसिलिटीज नहीं है, गवर्नमेंट का इतना फैसिलिटीज नहीं है। सो हम लोग को अभी जो मेरा हाथ में है, जो हम कर सकते हैं वो करना चाहिए, मेरा ऐसा लगता है। इंडस्ट्रियलिस्ट भी ऐसा है, बड़ा बड़ा इंडस्ट्रीज भी खोल सकते हैं, लेकिन हमारे पास इतना वेल्थ नहीं है, इतना मार्केट नहीं है, इतना सब कुछ एबिलिटी भी नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर में हम लोग का ट्राइबल्स जो विलेज है, वो इंडिजिनस जो विलेज है वो बैकवर्ड रीजन में है, उसमें रोड्स अच्छा नहीं है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं उसको, जैसे कि अभी थोड़ा पहले वो क्वेश्चन पूछा कि बेटेल नट का जो आपका अगर वेस्ट ऐसे वेस्ट लैंड है तो कुछ नहीं होता, आप बेटेल नट का भी हो सकते हैं, वही फायदेमंद है। ऐसे आजकल जो हम थोड़ा पहले ऐसे बातचीत किया था ड्रैगन फ्रूट का, अभी ड्रैगन फ्रूट का आप लोग व्हाट्सएप, फेसबुक में भी, यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हो, उसमें देख को मिलेगा आप ड्रैगन फ्रूट का बेनिफिट्स। और ऐसे बहुत सारा कल्टीवेशन है, हम आपको ऐसे अभी नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि मेरा एग्रीकल्चर को लेके इतना लंबा अनुभव नहीं है।
फिर भी मैं इतना सजेस्ट कर सकता हूँ कि हर एग्रीकल्चर सेक्टर, हर कृषि विज्ञान केंद्र में आप लोग को जरूर ये सजेस्ट मिल जाएगा, जरूर ये सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो आप लोग अपना हर डिस्ट्रिक्ट में कृषि विज्ञान केंद्र में जाइए, देखिए आप लोग क्या करने से पहले आप माइंडसेट कर लीजिए लीजिए कि आपको क्या करना है, आपको क्या लगाना है। तो 17 जो कम्युनिटी इंडिजिनस कम्युनिटीज का जो आप बात किया है, बोराक वैली का, स्पेशली बोराक वैली में इंडिजिनस 70 इंडिजिनस ट्राइब है। तो ये सब ट्राइब ही इकोनॉमिकली हम लोग बहुत बैकवर्ड है, नॉट ओनली इकोनॉमिकली, हम लोग एजुकेशनली भी बहुत बैकवर्ड है। हम लोग हर सेक्टर में हम बहुत बैकवर्ड है, क्योंकि हम लोग का जो गांव है, हम लोग का जो रेसिडेंट है, वो मैक्सिमम विलेज एरिया में बिलोंग करता है। तो ये सब में हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग का जो टॉपिक है वो यूथ डेवलपमेंट को लेके है, यूथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज को लेके है। तो मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ कि हम यूथ से अभी से हमको शुरू करना पड़ेगा। हम सब कुछ कर सकते हैं, हम लोग का पास दम है, हम लोग का पास ये काम करने का जो क्षमता है वो भी है। तो सब यूथ को मेरा यही रिक्वेस्ट है कि हम घर में बैठ के ना रहे, हम काम करें, कुछ ना कुछ तो करें, क्योंकि हम यूथ से हम अभी क्या करता है उसके ऊपर बिलोंग करेगा मेरा सोसाइटी। 10 साल के बाद मेरा सोसाइटी कहाँ जाएगा, हम अभी का यूथ सोसाइटी जो भी करेगा वही से रिजल्ट मिलेगा 10 साल के बाद सोसाइटी को देखने को मिलेगा। धन्यवाद सर, आपने बिल्कुल सही बात कही कि एक लॉन्ग टर्म प्लान है। एक पेड़ का फल हमें एक दिन में खाने को नहीं मिलता, काफी साल लगते हैं। हमें पहले बीज बोना पड़ता है, उसमें रेगुलरली पानी देना पड़ता है, उसकी देखभाल करनी पड़ती है कि कोई जानवर ना खा ले उसे, कोई गाय भैंस ना खा ले। वैसे ही एक दिन में किसी चीज का हमें फल नहीं मिलेगा, हमें रेगुलरली काम करना पड़ता रहेगा। अगर हम आज काम करेंगे तब जाके हमें 5-6 साल बाद हम देखेंगे, 10 साल बाद देखेंगे कि हमारी यूथ अच्छी काम कर रही है, अच्छे डायरेक्शन में जा रही है, वो कुछ प्रोडक्टिव कर रही है जो देश के लिए बेनिफिशियल हो, ट्राइबल कम्युनिटी के लिए बेनिफिशियल हो, अगर ट्राइबल यूथ काम कर रही है तो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगर देखें तो मिस्टर ध्रुवा डावला ने पूछा है, प्रहलाद सर कैसे सोशल एक्टिविस्ट बने, आपके जर्नी शेयर करेंगे ताकि बाकी यूथ्स इंस्पायर हो। उन्होंने बाद में प्रहलाद गलती से लिख दिया था, तो उन्होंने बाद में प्रहलाद सर लिखा है, उन्होंने बाद में सर ऐड किया है। तो उनका मेन क्वेश्चन ये है कि आप सर अपनी स्टोरी शेयर करें हम सब यूथ के साथ कि आप सोशल एक्टिविस्ट कैसे बने। और सर मैं ये भी ऐड करना चाहूंगा कि आप इंडिविजुअली, आप अब जो प्रेसिडेंट है यूथ रोटरी क्लब के, तो आप खुद क्या क्या आप काम करते ताकि यूथ इंस्पायर हो, आपसे एक डायरेक्शन मिले। क्योंकि अगर हम ऊपर ऊपर से बोल देंगे तो हमें एक्चुअली यूथ को पता नहीं चलेगा कि एक्चुअली उन्हें शुरुआत कैसे करनी है। तो क्या आप उन्हें ये बता सकते हैं कि शुरुआत कैसे किया जाए, और आप अपने क्लब से यूथ की मदद कैसे कैसे करते हैं, आप सोसाइटी को कैसे एक डायरेक्शन देते हैं यूथ के द्वारा सर? थैंक यू। तो क्या होता है, हम जो क्वेश्चन का जवाब देते हैं, हम पहले 2008 में जब हम तब 12 था, क्लास 12, तब हम लोग बोराक वैली में, मैं रियांग सोसाइटी से बिलोंग करता हूँ। बोराक वैली में ऐसा कोई रियांग ऑर्गेनाइजेशन नहीं था कि रियांग लोग के लिए काम करें। तो हम लोग सोचा तब एक ऑर्गेनाइजेशन बना जाए। तब ऑल असम रियांग स्टूडेंट यूनियन हम लोग ने बनाया है। तो क्या होगा उसके बाद पहले रियांग सोसाइटी में क्या होता है, हम लोग का जो मैक्सिमम हाइलाकांदी जो रीजन में मैक्सिमम रियांग यूथ्स आर इन्वॉल्व इन डिफरेंट मीन्स, ये हम खुल के नहीं बता सकता, लेकिन ये क्या होता है, हम लोग सही डायरेक्शन में नहीं चल पाता। तो हम लोग क्या किया, उसमें धीरे धीरे हम लोग हर गांव में मीटिंग करता है, हर गांव में जाकर उसको समझाने लगा। अभी हम सही महीने में उसको 80% हम कम किया है। तो उसके बाद जैसे कि बोराक वैली में बहुत सारा मूवमेंट भी रह चुका है, जैसे कि दिमा हसाव के मूवमेंट में हम लोग पूरा फ्रंट से हम इन्वॉल्व है। जैसे कि दलाई में जो हुआ था उसमें भी हम फ्रंट से इन्वॉल्व है। और दलाई का जो दिमा हसाव का जो स्टेट जो डिस्ट्रिक्ट का जो मूवमेंट हुआ था, तब भी हम उसमें
किया था। उसके बाद मेरा मूवमेंट कॉलेज के लाइफ में भी बहुत रहा, कॉलेज में स्ट्राइक किया, अरेस्ट भी हुआ, हम 2-3 बार अरेस्ट भी हुआ था मेरा लाइफ में, मैं लॉकअप में भी 2-4 बार रह चुका हूँ। लेकिन ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं कोई गलती नहीं किया हूँ, मैं अपने सोसाइटी के लिए, अपने समाज के लिए लड़ना चाहा, मैंने ट्राई किया। तो ऐसे में मेरा हर सोसाइटी का यूथ्स को यही मेरा रिक्वेस्ट है कि आप जहां भी रहे, जो भी करें, कम से कम अपने सोसाइटी को ना भूले। क्योंकि देखिए, सोसाइटी किसी एक का नहीं होता है, सोसाइटी किसी 10 जन का नहीं होता है, सोसाइटी किसी 20 लोगों के लिए नहीं होता है, सोसाइटी हर लोगों के लिए होता है। सोसाइटी मीन्स हम सब मिलके सोसाइटी है। सोसाइटी एक रिंग का जैसा है, अगर किसी रिंग का बीच में काट दिया जाए तो ये रिंग पूरा सोसाइटी में अगर मिल सकती, सोसाइटी भी ऐसा है। इसलिए सोसाइटी को अगर कुछ करना है तो हम सब मिलके ही करना है। हर कोई का रेस्पॉन्सिबिलिटी है सोसाइटी में। अगर सब कोई अगर इक्वली उसमें इन्वॉल्व भी नहीं हो सकता, तो आप कुछ ना कुछ ऐसे तो है, आप इन्वॉल्व हो सकते हैं। अगर आप दिल से बोल सकते हैं कुछ बात से, इसी के हम एक एग्जाम्पल देते हैं। क्योंकि हम लोग का जो सोसाइटी में क्या होता है, अगर कोई बच्चा, कोई यूथ्स अच्छा काम करता है तो उसको हम एंकरेज नहीं करते। ये एंकरेज करना भी एक सोशल वर्क है, ये एंकरेज करना भी एक सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर मेरा यूथ्स को, मेरा बच्चा को, मेरा सोसाइटी का जो छोटे छोटे बच्चा, छोटे छोटे जो स्टूडेंट्स, उन लोग को अगर हम एनकरेज नहीं करेगा, उन लोग को अगर हम इनकरेज करके और हेल्प नहीं करेगा, तो वो कैसे बढ़ पाएगा? अगर वो लोग अच्छा नहीं होगा तो मेरा सोसाइटी कहाँ जाएगा? इसलिए हम जो यूथ सोसाइटी है, अगर मेरा यूथ्स में अगर मैं काम नहीं कर सकता हूँ, ठीक है, मैं बिजी हूँ, मेरा लाइफ को लेके, मेरा पर्सनल लाइफ में मैं बिजी हूँ, ठीक है, लेकिन मेरा उसको इनकरेज करना तो कोई पैसा नहीं लगता, इनकरेज करना तो कोई टाइम का भी नहीं। हम इनकरेज तक कर सकते हैं। जैसे कि हमारा सोसाइटी में, हमारा ट्राइबल सोसाइटी में बहुत सारा यूथ्स, अच्छा अच्छा लीडर्स है, लेकिन हम लोग उसको अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं दे पाते, क्योंकि हम लोग का जो थिंकिंग है वो ब्रॉड माइंडेड नहीं हो रहा है अभी। उसको ब्रॉड माइंडेड करना पड़ेगा, उसको अपग्रेड करना पड़ेगा। तो क्या होता है, हम अभी से ये स्टार्ट करना पड़ेगा कि सोसाइटी का हर कोई अगर अच्छा काम करेगा तो उसको हम इनकरेज करेगा, उसको अच्छे को अच्छा बोलने का वो साहस हमको रखना पड़ेगा। तो मेरा जो क्वेश्चन से थोड़ा मैं क्या हो गया, तो मेरा जो जर्नी रहा है, तो उसके बाद मेरा एक अलग एनजीओ खोला था, ट्राइबल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। तो उसमें भी मैंने 3 साल तक प्रेसिडेंट रहा हूँ। तो उसमें काम किया, काम करने के बाद मैं गवर्नमेंट सर्विस में हूँ। अभी गवर्नमेंट सर्विस मिल गया तो छोड़ दिया। उसके बाद मैंने रोटरी जो मूवमेंट है उसमें मैंने ज्वाइन किया। रोटरी मूवमेंट में मेरा 2012 से अभी तक 8 साल है, 8 साल हो गया। तो उसमें मेरा जो एक्सपीरियंस है, रोटरी का जो काम है वो स्पेशली पर्सनल डेवलपमेंट, youth development, especially contact between the different country youth from different countries। और हम लोग का जो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट, डिफरेंट स्टेट्स का हम लोग का एक मिलन का जो होता है वो ब्रदरहुड वो क्रिएट करना है स्पेशली ड्यूटी से। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो है, पहले मैं इतना अच्छा से बात नहीं कर पाता, किसी का सामने अगर बात करना है तो मैं हिचक जाता हूँ कि बात नहीं कर पाता हूँ। लेकिन रोटरी की वजह से मैं बहुत कुछ मिला, मुझे रियलाइजेशन ऐसा मिला कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ, मैं किसी से कम नहीं हूँ, मुझमें हर है, मेरा ट्राइब में हर कुछ है, मेरा सोसाइटी में उठ सकते हैं। हम लोग ऐसा नहीं रह सकते, हम लोग खुद को बदल सकते हैं, ये कॉन्फिडेंस आया है। सो आप लोग भी अगर हर डिस्ट्रिक्ट में रोटरी है, आप लोग ज्वाइन कीजिए, देखने को मिलेगा कि प्रोफेशनल डेवलपमेंट के साथ पर्सनल स्किल्स, प्रोफेशनल डेवलपमेंट, ये सब आपको बहुत जरूरी है। न्यू जनरेशन से, न्यू ग्लोबलाइजेशन की दुनिया में चलने के लिए सब कुछ बहुत जरूरत है। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं।
तो मेरा अनुभव ऐसा रहा है कि मैं अभी रोटरी की वजह से मैं अपने सोसाइटी में भी काम कर रहा हूँ। जैसे कि मेरा यूथ्स, जो यूथ्स है हम उसको हमेशा एनकरेज करते हैं। अगर कोई यूथ्स सही तरीके से जा नहीं पा रहे पढ़ाई में, जैसे कि पढ़ाई में, जैसे कि सब कुछ में, हम लोग उसे बुक्स खरीद के देते हैं। हम लोग अगर कोई ट्यूशन फीस का कुछ होता तो हम लोग उसको कर सकते हैं। और छोटा छोटा जो चीज है गांव में, जैसे कि मैं गांव में मैं एक में ऐसे छोटा छोटा जो उदाहरण एग्जाम्पल्स है, जैसे कि मेरा गांव में अच्छा कोई हैंडीक्राफ्ट का काम करता है, उसको हम अ, और भी एनकरेज कर सकता है, उसको मार्केट दिखा सकता है। ऐसा काम कर रहा हूँ। और अ, जो जो स्टूडेंट्स अच्छा पढ़ाई कर रहा है और जो फाइट कर रहा है, जो भी कुछ इनोवेटिव कुछ कर रहा है, हम उसको एनकरेज करते धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आपके आपके क्लब की सारी एक्टिविटीज हमें बताई कि आप कैसे यूथ को मोटिवेट करते हैं, कैसे हेल्प करते हैं अगर वो कुछ इनोवेटिव कर रहे हैं, भले वो पढ़ाई से ना हो, पढ़ाई पे इतना ज्यादा प्रेशर ना हो, अगर कोई दूसरा काम भी कर रहा है तो हम आप उनकी मदद करते हैं फाइनेंशियली या फिर उसको एडवाइस देके, क्योंकि एक छोटा शब्द भी एक युवा के मन में असर डाल सकता है। अगर उसको मोटिवेशन की एक लाइन भी मिल गई, अगर किसी ने उसके पीठ पे थपथपा के बोला कि शाबाश, अच्छा काम कर रहे हो, तो वो फ्यूचर में और वैसा काम करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर उसको किसी ने कुछ एडवाइस नहीं दिया, उसको किसी ने ध्यान ही नहीं दिया उस पे, तो वहीं पे रुक जाएगा, अटक जाएगा। या फिर अगर उसको किसी ने डिमोटिवेट कर दिया, अरे ये क्या कर रहे हैं, तो भी उसके मन में आहत पहुंच सकता है। तो धन्यवाद सर, आपने अपने क्लब की सारी एक्टिविटीज बताई और आपने स्टेज फियर का भी एक बात हम सबके साथ शेयर किया कि आप पहले इतना नहीं बोल पाते थे स्टेज पे, पर अभी आप इस क्लब के प्रेसिडेंट है तो अभी आप फ्लुएंटली सब कुछ बोल सकते हैं, आप अपने थॉट्स शेयर कर सकते हैं। क्योंकि आजकल स्टेज पे बोलना एक बहुत ही जरूरी फैक्टर बन गया है। आप अगर एक आम इंसान भी हो तो जरूरत पड़ सकता है कि आप कभी ना कभी स्टेज पे उठे और आपको कुछ कहने के लिए कहा जाए। तो वो बहुत जरूरी चीज हो गई है कि आप स्टेज पे अगर आप चढ़े तो आप कुछ बोल पाए, आपके जो मन में थॉट है आप वो जरूर शेयर कर पाए। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। रिया काकू नंगराम ने कहा है गुड। धन्यवाद रिया काकू नंगराम। अगर आप हमारा लाइव देख रहे हैं और शेयर कर रहे हैं तो इससे ज्यादा हमें और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि यूथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि वो सोसाइटी में कैसा रोल प्ले कर रहा है। बिना यूथ के हमारा देश खाली हो जाएगा। तो हम आपका धन्यवाद करते हैं। जिंटी दास ने हैं। भी कहा है धन्यवाद। वेरी नाइस सेशन। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच जिंटी। तो आगे बढ़ते हुए मैं सर से ये सवाल पूछना चाहूंगा कि आज की जो युवा पीढ़ी है वो नेचुरल एनवायरनमेंट के लिए क्या कर सकती है। जैसे कि हमारा सिलचर हाल ही में वो नॉर्थ ईस्ट का सबसे डर्टीएस्ट सिटी डिक्लेयर किया गया है। तो हम इस पृथ्वी के एक पार्ट है। हम आज जिस तरह हम पृथ्वी को पॉल्यूट कर रहे हैं, ज्यादा गाड़ी खरीद के जिससे एयर पॉल्यूशन हो रहा है, पानी को खराब करके इंडस्ट्री का पानी जा रहा है तो वाटर पॉल्यूशन हो रहा है। जैसे कि हमारा सिलचर अभी डर्टीएस्ट सिटी ऑफ नॉर्थ ईस्ट डिक्लेयर किया गया है। तो हमारा फर्ज बनता है कि हम नेचुरल एनवायरनमेंट के लिए हम कुछ करें, अपने नेचर के लिए, ये हमारा फर्ज है। और इसमें यूथ का बहुत बड़ा रोल होगा। तो आप जैसे कि आप हाइलाकांदी के हैं, तो हाइलाकांदी में मैं तो 2-3 बार गया हूं, तो मुझे इतना वहां का एक्चुअली पता नहीं है कि वहां पे साफ सफाई कैसी है, साफ सुथरा है या फिर वहां पे भी गंदगी है। बट सिलचर का तो हाल आप जानते होंगे, आप सिलचर में काफी बार आए भी होंगे। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि यूथ नेचुरल एनवायरनमेंट के लिए क्या करे, वो नेचर को कैसे साफ रखे, क्योंकि एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हम इसी नेचर में रहते हैं, हम यही का हवा खाते हैं, हम यही का पानी पीते हैं। तो हमें तो अपने नेचर के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। सब अपने घर में रहते हैं, पैकेट यहाँ वहां फेंक देते हैं, सबकी आदत हो गई है। सबको बस नई गाड़ी चाहिए, पॉल्यूशन का कोई ध्यान नहीं देता कि उससे धुआं बढ़ेगा। सबको नया बाइक लेना है, नई कार लेना है, सबको यहाँ वहां कचरा फेंकना है। तो सर आप क्या कहना चाहेंगे, हम नेचर के लिए क्या कर सकते हैं एज यूथ। सबसे पहले मेरा मानना ये है कि हम लोग का जो यूथ्स है, यूथ नॉट ओनली यूथ्स, हम लोग का जो सोसाइटी है वो रेस्पॉन्सिबल सोसाइटी। अभी अब तक कोई रेस्पॉन्सिबल सोसाइटी नहीं है। जैसे कि हम जस्ट कंपेरिजन विद आइजल, मेरा सिलचर से इतना ज्यादा दूर नहीं है, मेरा हैलाकंदी से भी इतना ज्यादा दूर नहीं है। जैसे कि शिलांग, आप देख सकते हो, उसमें लोगों का जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जो ड्यूटीज जो मानते हैं, ये मेरा अपना शहर है, जो अपना अपना शहर है, अपना टाउन है, ये सब कुछ मुझे ही करना पड़ेगा। वो ऐसा नहीं सोचता है। हम लोग का यहाँ का जो लोग है, हम जो लोग है मैक्सिमम है, हम लोग स्लैप माइंडेड जो बोलता है,
हम लोग का ये हैबिट हो गया है। क्योंकि हम यहाँ पे आज एक चिप्स का पैकेट खा के मैं भी फेंक जाऊं, मुझे लगता है ये मेरा बरंदा नहीं है, मेरा घर के पास नहीं है, तो मना करेगा। सेम टू सेम अगर मेरा घर के पास में कोई भी लड़का आके वो भी ऐसे चिप्स खा के फेंक के चला जाएगा, बोलेगा ये मेरा घर का आसपास में नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाल ही में हम लोग का सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो चीज है उसको हमको बहुत कुछ सीखना है। क्योंकि हम लोग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बोल रहे हैं, बड़ा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, हम सब कुछ करते हैं, सही महीने में जो रिजल्ट मिलना चाहिए वो रिजल्ट वो तो सोसाइटी में देख रहा है। जहाँ पे जाए कोई सोसाइटी, सब लोग सोचता है ये मेरा बरंदा नहीं है, मेरा घर नहीं है। फर्स्टली हम लोग को सोचना चाहिए ये मेरा शहर है, ये मेरा देश है, मेरा राज्य है, मेरा देश है। हम जहाँ भी जाए एक चिप्स पैकेट भी अगर हम 5 दिन में नहीं फेंक सकते हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते, तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हम लोग सही महीने में हम लोग को और भी रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए और भी अच्छा इंसान बनना चाहिए। सिर्फ दिल से हम लोग का हैबिट्स जो है, जो बुराई हैबिट्स, उसको हमको बदलना चाहिए। हम लोग को कुछ नया सीखना चाहिए, लेकिन सीखने में कोई हार्म नहीं। बड़ा है, अगर मेरा से अगर 2 साल 5 साल के बच्चा भी अगर कुछ अच्छा किया तो उसके साथ सीखने में मेरा कोई, क्योंकि हम लोग को सीखना चाहिए। ऐसे में हम लोग अगर एजुकेटेड, मैक्सिमम टाउन एरिया में एजुकेटेड लोग रहते हैं, देखिए मैक्सिमम एजुकेशन एरिया में अगर डरती हुआ तो रेस्पॉन्सिबल कौन है? रिस्पॉन्सिबल कौन है? गाँव का लोग तो आके इतना गंदा तो नहीं किया होगा, शहर के लोग ही किया होगा, तो शहर के लोग को और भी रेस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। और स्पेशली यूथ जनरेशन को, यंग जनरेशन हर सोसाइटी का बैकबोन होता है, हर सोसाइटी का वॉइस होता है। यंग जनरेशन हर सोसाइटी का एक्शन होता है, वो सब कुछ बदल सकता है। तो यंग जनरेशन अगर इसमें कोई सिंसियरिटी नहीं दिखा सकते, यंग जनरेशन उसमें अगर काम नहीं कर सकते, तो हम बदल नहीं पाएंगे। अगर यंग जनरेशन हम अभी बदल पाएंगे, अगर हम अभी खुद को बदल ले, हम अभी मेरा दोस्त सबको बदल दे, अगर मैं अभी मेरा यंग जनरेशन का जितना यूथ लोगों को बदल दे, देखना नेक्स्ट जनरेशन में हम लोग का टाउन इतना साफ सफाई रहेगा कि हम लोग को भी गर्व होगा कि ये मेरा टाउन बदल रहा है, मेरा देश बदल रहा है। मेरा देश भी ऐसा है, देश की तरफ भी ऐसा है। अगर हम यूथ्स मेरा देश को बदल सकता है, हम सब कुछ कर सकते हैं। अगर देश को बदलना है तो हम खुद को बदले, मेरा सोच बदले। मैं इतना ये, मेरा देश ही मेरा घर है, सिर्फ मेरा जो मैं यहाँ पे हूँ, मेरा घर नहीं है, मेरा देश ही। अगर हम इसे सोच सके, अगर ब्रॉड माइंडेड, मेरा देश नहीं रहेगा, कभी ना कभी मैं मेरा देश बहुत। धन्यवाद सर, आपने बहुत ही गहरी बात कही। एक कहावत है, चैरिटी स्टार्ट्स एट होम। एक अच्छा काम घर से ही शुरू होता है। अगर हम अपने भाई बहन, अपने दोस्तों को अगर हम बताएं कि क्लीनलीनेस के बारे में, कैसे साफ सफाई रखी जाए, अगर हम खुद वो काम करें, फिर जाके समाज में कुछ डिफरेंस आएगा। ये सोच बहुत खराब है, खासकर यूथ के लिए, कि सब कर रहे हैं, सब इधर चिप्स का पैकेट फेंक रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं बाहर फेंकूं। एक से क्या हो जाएगा, एक एक से ही सब कुछ होता है, बूंद बूंद से सागर बनता है। ये कहावत ऐसे ही नहीं कही गई है, इसके पीछे एक बहुत गहरा मीनिंग है। तो सर आपने बिल्कुल सही बात कही। अगर हम एज यूथ इतना छोटा सा काम भी नहीं कर पा रहे, अगर हम अपने एनवायरमेंट को भी साफ नहीं रख पा रहे, तो फिर तो नए साइंटिफिक मेथड फार्मिंग में लाना, पोल्ट्री में लाना, वो तो बहुत दूर की बात है। ये तो एक बेसिक नीड है कि हम अपने नेचर को साफ रखें। अगर एज यूथ हम नौजवान होकर अगर इतना छोटा काम भी नहीं कर पाएंगे, तो बड़े बड़े काम चाइना से इंपोर्ट करना, ये सब कैसे रोक पाएंगे। बहुत ही जरूरी बात कही आपने सर। लोग का काफी अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे, धन्यवाद। देवब्रतो लांगटासा, जूही बर्मन, 1000D, और हमारे जो गेस्ट हैं ओ मिस्टर HM बजलून नूर सर, जो आने वाले थे वो ज्वाइन नहीं हो पाए ड्यू टू टेक्निकल डिफिकल्टी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, आपने कमेंट किया यहाँ पे, आप हमारा लाइव देख रहे हैं, वंडरफुल आपने कहा है। थैंक यू मिस्टर बजलून नूर सर। वो मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं सर, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं करीमगंज के विमेंस कॉलेज के, रविंद्र सारन विमेंस कॉलेज के। तो ड्यू टू सम टेक्निकल डिफिकल्टी
वो आ नहीं पाए। तो सर ने यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा है, मिस्टर बजलून नूर सर ने, कैन यू प्लीज डिफाइन द यूथ। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आखिर यूथ है क्या। हम युवा पीढ़ी की इतनी बातें कर रहे हैं, आखिर यूथ कौन है। तो रियांग सर आप इसमें थोड़ी रोशनी डालिए कि यूथ आखिर है क्या, कौन है यूथ, फिजिकली, मेंटली, साइकोलॉजिकली, आखिर यूथ हम किसे कह सकते हैं सर। यूथ हम मेरा मानना है कि यूथ जो है वो अ, हर सोसाइटी का गेम चेंजर होता है, हर सोसाइटी का एक बैड होता है। जब यूथ ऐसा है कि सोसाइटी का एक क्या बोलता है उसको, फर्टाइल जो क्या बोलते हैं उसको, इसी महीने में। अच्छा ठीक है, यूथ का जो डिफिनेशन, यूथ मीन्स सोसाइटी का, पूरा सोसाइटी का एक रोशनी है, जिस रोशनी से हम पूरा सोसाइटी को गाइड कर सकते हैं, रास्ता दिखा सकते हैं, वही सोसाइटी है। सोसाइटी, हर सोसाइटी का आशाएं, हर सोसाइटी का फ्यूचर सब कुछ यूथ ही है। तो यंग यूथ ही सोशल रिफॉर्मर्स, यूथ ही हम लोग का जो क्या बोलते हैं उसको, फ्यूचर जनरेशन, फ्यूचर जनरेशन यूथ ही है। तो मेरा मानना है कि youth का जो डेफिनेशन है, मैं इतना नहीं जा रहा हूँ। मेरा मानना है कि जो है सोसाइटी का सब कुछ है, एक सोसाइटी का ये सब कुछ है, क्योंकि अगर यंग जनरेशन है और इनकम के लिए आप कर सकते हैं, अगर आपका फैमिली सब कुछ सही महीने में सब कुछ का प्लानिंग से लेकर आपका लाइफ का सब कुछ यूथ से ही शुरू है। यंग जनरेशन जब आप यूथ बनेगा, आपका माइंड भी इतना स्ट्रांग होता है, अपना थिंकिंग भी इतना स्ट्रांग होता है, आप सब कुछ कर सकते हैं। तो मेरा इतना ही कहना है। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने यूथ की एक प्रॉपर डेफिनेशन हमें बताई। कई लोग को डाउट होता है कि यूथ आखिर किसे कहा जाए, तो आपने सही आंसर दिया इसका, यूथ की डेफिनेशन जो हमें आपने बताई है। और मैं ये बात बताना चाहूंगा कि हमारी जो युवा पीढ़ी है वो इंस्टाग्राम के मॉडल को आजकल रोल मॉडल मानने लगी है। जैसे कि मिस्टर रियांग सर, जो जेन्युइनली सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं, पर कितने लोग जानते हैं कि उन्होंने नेशनली और इंटरनेशनली कितनी सारी बातें अचीव की हैं, कितने सारे अवार्ड्स अचीव किए हैं, उन्होंने सोसाइटी के लिए क्या क्या काम किया है। हमारे जो और एक गेस्ट जो आज नहीं आ पाए, मिस्टर कृष्ण मोहन सिंघा सर, उन्होंने भी अपने इतने छोटे उम्र में इतना कुछ हासिल किया है, साहित्य अकादमी अवार्डी भी रहे, नेशनल यूथ अवार्डी रहे, तो उन्होंने भी सोसाइटी के लिए काफी कुछ किया है। अभी एच एम बजलून नूर सर जो कि हमारे साथ लाइव में मौजूद हैं, उन्होंने वो गेस्ट तो नहीं आ पाई ड्यू टू सम टेक्निकल डिफिकल्टी, बट उन्होंने अभी जस्ट रिसेंटली कमेंट किया, तो वो भी मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में पढ़ा रहे हैं। तो वो भी यूथ के लिए एक्चुअली में एक रोल मॉडल है। पर फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सब में जो आजकल लोग जिनको मॉडल मानते हैं, उन्हें देख के फिर खुद डिमोटिवेट होना कि हम तो इनके तरह नहीं है, तो वो एक गलत बात है। सही लोगों को चुनो एज योर मॉडल, तो आपका काम भी अपने आप सही तरीके से बढ़ेगा। तो मेरा अगला सवाल रियांग सर के लिए ये होगा कि आजकल जो रीजनल डिफरेंसेस आ गए हैं हमारे, कहना तो नहीं चाहिए बट हमारे इन लोकल एरियाज में, जैसे कि करीमगंज, हाइलाकांदी और सिलचर में भी, हाइलाकांदी में आई थिंक पिछले साल ही कुछ रीजनल डिफरेंसेस हुए थे बिटवीन हिंदू और मुस्लिम, और डीसी को नेट काटना पड़ा था। हमारे सिलचर में भी 6 दिन के लिए नेट काटा गया था। तो उसमें बहुत सारी यूथ इन्वॉल्व थी, बहुत सारी तो कहा जाए मोस्टली यूथ ही थी उसमें, जिन्होंने इस चीज को बढ़ावा दिया था। तो इस उम्र में जहां पे इन सब चीजों को ध्यान ना रखते हो, अपने लाइफ और करियर को देखना चाहिए, वहां पर आप धर्म को देख रहे हैं, आप धर्म को आगे रख रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम, आप अपने हिंदुत्व को आगे बढ़ाना चाहते हैं, मुस्लिम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जो कि एक्चुअल धर्म में नहीं कहा गया है। धर्म पीस चाहता है, जो कि हमारी जो यूथ है उनको गलत डायरेक्शन में लेके जाया जा रहा है। अब इसके पीछे बहुत सारे रीजन है, पॉलिटिकल इश्यूज हो सकते हैं, बहुत सारे रीजन है इसके पीछे। तो सर आप इस पे रोशनी डालिए कि हम इन पॉलिटिकल इश्यूज से ऊपर कैसे उठे, क्योंकि धर्म का असली मतलब ये नहीं है, हिंदू मुस्लिम का असली मतलब ये नहीं कि हम लड़ाई करें और हिंदू सारे मुस्लिम को खत्म कर दे और मुस्लिम सारे हिंदू को। हाइलाकांदी में जैसे कि आप जानते हैं, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि वहां पे जो हादसा हुआ था, और हाइलाकांदी में रिलीजियस टेंशन पहले भी रहे हैं। तो आप अपने यूथ को वहां पे क्या बताते हैं कि कैसे इन सब चीजों से ऊपर उठा जाए सर। मेरा मानना है कि
हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उसमें लेकर हम लोग को ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे मानना है कि अगर यहाँ पे अगर पूरा की पूरा हिंदुस्तान भी हो जाए तो शायद मुझे नहीं लगता ये सोल्यूशन हो। अगर यहाँ पे पूरा की पूरा मुस्लिम्स भी हो जाए, मुझे नहीं लगता कि ये पूरा की पूरा सोल्यूशन। तो आइडियोलॉजीज डिफरेंसेस हो सकते हैं, तुम्हारा आइडियोलॉजीज मेरा आइडियोलॉजीज सेम टू सेम नहीं हो सकता, लेकिन हम जिस देश में रहता है, मेरा देश ये सबका देश है, ये हिंदू का भी देश है, ये मुस्लिम का भी देश है। हम जितना भी मारपीट, जितना भी दंगा करवा दे, रहना तो यहाँ पे ही है हम लोग। तो क्या होता है, हम लोग का जो यूथ जनरेशन है वो स्पेशली हम लोग का जो बोथ साइड, नॉट वन साइड, बोथ साइड जो पॉलिटिकल लीडर्स है, शायद मुझे लगता है उन लोग का भी कुछ हाथ है। मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए, पॉलिटिकल लीडर्स तो वो अपने एजेंडे के लिए, अपना फायदा के लिए सब यूथ्स को यूज करेगा, लेकिन हम यूथ से हम समझ सकते हैं, हम 21वीं सदी का हम यूथ से हम उसमें इतना इजीली हम जाना मुझे नहीं लगता है अच्छा बात है, क्योंकि इसी अगर हाइलाकंदी में हम अगर कुछ ऐसे बड़ा बड़ा जो दंगा हो जाए तो किसका लोग नुकसान होगा? नुकसान किसी का नहीं होगा। हमारा ब्रदरहुड में हम लोग का जो डिफरेंसेस और दूर होता जाएगा, तो उसमें क्या होगा, मेरा देश का जो डेवलपमेंट है, मेरा देश में जो पॉसिबिलिटीज है, वो धीरे धीरे कम होते जाएगी। मुझे नहीं लगता कि हिंदू मुस्लिम से रिलीजन के लेके इतना इश्यूज नहीं बनना चाहिए। मेरा पर्सनली ऐसा लगता है कि मैं बिलीव नहीं करता हूँ कि मैं देख चुका हूँ जहाँ पे पूरा की पूरा क्रिश्चियन स्टेट है, उसमें भी बहुत सारे डिफरेंसेस है। जहाँ पे पूरा की पूरा मुस्लिम्स आबादी है, वहाँ पे पूरा डिफरेंसेस है। जहाँ के पूरा की पूरा हिंदू आबादी है, वहाँ पे भी डिफरेंस। देखिए, डिफरेंसेस एक ह्यूमन नेचर बन चुका है। आप देखिए, आप एक हम एग्जाम्पल देंगे, देखिए सीरिया, आप देखिए अफगानिस्तान, वहाँ के सारा मुस्लिम पॉपुलेशन है, वहाँ के कोई बाहर हिंदू कोई सिख नहीं है, फिर भी वहाँ पे डिफरेंसेस है, वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है। देखिए, आप थोड़ा देख सकते हैं, जैसे कि हम लोग अदर हिंदू स्टेट्स जहाँ पे हिंदू ज्यादा मात्रा में है, जैसे कि एमपी, जैसे कि मिडिल इंडिया, जो उत्तर भारत की जो है, जहाँ पे हिंदू आबादी ज्यादा है, वहाँ पे क्या होता है, हिंदू वर्सेस हिंदू, वहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्ट है। वहाँ पे दलित, जैसे वो ऊंच नीच एक कॉन्फ्लिक्ट तो रहेगा। ये जस्ट ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट का जो बहाना है, उसको हम लोग को धीरे धीरे यूथ जनरेशन को खत्म कर देना चाहिए। हम लोग को इसी ट्रैक पे फंसना नहीं चाहिए, जैसे कि तुम मुस्लिम हो हम हिंदू है, उस ट्रैक पे फंसना नहीं। रिलीजियन अपना अपना है, तुम मानते हो अल्लाह को, मैं मानता हूँ भगवान को, मैं मानता हूँ ईसाई को, तुम मानते हो गुरुद्वारा को। उसमें हो सकते हैं आइडियोलॉजी डिफरेंसेस, लेकिन कॉमन जो है वो कि हम भारतीय है, हम लोग डेमोक्रेसी कंट्री में बिलोंग करता है। हम लोग को सबका देश को अगर हम देश को अगर आगे ले जाना है, तो हम लोग को ये ब्रदरहुड को हम और भी क्लोज करना है। जैसे कि हम त्रिपुरा का एग्जांपल लेना चाहते हैं, त्रिपुरा में मैक्सिमम 98% हिंदुइज्म, लेकिन त्रिपुरा में क्या होता है, ट्राइबल्स वर्सेस बंगाली, दैट ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट जहां पे भी होगा वहां पे रहेगा। अगर बोराकबेली में ये मेरा ऐसा लगता है, बोराकबेली में अगर ओनली मुस्लिम रहा तो क्या होगा पता है, यहाँ का मुस्लिम रहेगा तो इसमें शिया और सुन्नी में स्टार्ट हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है, अगर सिर्फ बंगाली और ट्राइबल्स रहेगा तो ट्राइबल्स वर्सेस बंगाली हो जाएगा, क्योंकि ह्यूमन नेचर है कॉन्फ्लिक्ट करना ही। यहाँ पे हम लोग हिंदू मुस्लिम हिंदू, ये तो कुछ नहीं, ये एक पॉलिटिकल एजेंडा है, और उसको हम जो जनरेशन जो है उसको ब्रदरहुड को हम खत्म करने नहीं चाहिए। हम सब मिलकर चलना चाहिए, अपना भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत के तरफ बढ़ना चाहिए, और सब यूथ्स को अपने अपना अपना रिस्पॉन्सिबल, अपना अपना सोच को और अच्छे तरीके से बढ़ना चाहिए। तो डिफरेंस जो आइडियोलॉजीज है वो अपना अपना है, तुम्हारा डिफरेंस आइडियोलॉजीज हो सकता है, लेकिन डिफरेंस आइडियोलॉजीज में हम लोग इसे लड़ाई झगड़ा में अपना टाइम बर्बाद नहीं करके हम अपने फ्यूचर की तरफ, अपने समाज की तरफ, अपने देश की तरफ आगे बढ़ना चाहिए।
बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत ही बाखूब जवाब दिया इस प्रश्न का। मिस्टर एच एम बजलून नूर सर, जो कि मैं दोबारा बता देता हूँ, जो कि हमारे गेस्ट होने वाले थे पर ड्यू टू सम टेक्निकल डिफिकल्टी वो आ नहीं पाए। थैंक यू नूर सर, जो कि फाउंडर मेंबर भी है, नूर फाउंडेशन के प्रेसिडेंट है। तो उन्होंने हमें दोबारा एक क्वेश्चन दिया है। थैंक यू सर फॉर ए फैबुलस रिस्पॉन्स। Being the youth country of the world, why we are lacking behind in every field? Where is the gap? तो प्रश्न ये है कि हम बाकी देशों के मुकाबले पीछे क्यों हैं हर फील्ड में। तो एक्चुअली में गैप कहां पे है? तो हमने शुरू में ये डिस्कस किया था ये वाला प्रश्न। फिर भी मैं रियांग सर से रिक्वेस्ट करूंगा, जो नूर सर ने क्वेश्चन दिया है उसका जवाब देने के लिए, कि पिन पॉइंट आप स्पेसिफिक बताइए कि कहां कहां पे एक्चुअली में गैप है, किस किस चीजों में, कि हम बाकी सब देशों के मुकाबले बहुत पीछे हैं, बहुत ज्यादा पीछे हैं। मुझे लगता है कि हम लोग फर्स्टली हम लोग का सोच बदलना चाहिए। हम लोग का जो ट्रेडिशनल जो थिंकिंग है, हम लोग ऐसा नहीं करते, वो सोच हम लोग इसी 21वीं सदी का जो यूथ है, हम लोग को थिंकिंग बदलना चाहिए। हम लोग का जो थिंकिंग बदलना चाहिए, और हम लोग का जो देश का अपना देश का जो टेक्निकल एजुकेशन के तरफ और बढ़ना चाहिए, क्योंकि हम लोग का जो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम है इतना मुझे नहीं लगता है कि इतना फ्रूटफुल है, इतना हम लोग आगे बढ़ सके। तो हम लोग टेक्निकल जो एजुकेशन में, अगर मैं एग्रीकल्चर सेक्टर से शुरू करके हम सब हर सेक्टर में हम लोग को और भी क्या बोले उसको, हर सेक्टर में टेक्निकल एजुकेशन को जोड़ना है। क्योंकि अगर टेक्निकल एजुकेशन नहीं होगा तो हम लोग ऐसी थ्योरेटिकल एजुकेशन से हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। हम डिग्री लेते जाएंगे, लेकिन उसमें कुछ काम नहीं। हम लोग को टेक्निकल एजुकेशन, अगर हमने क्लास 8 तक भी हम पढ़ाई किया तो उसका भी कुछ काम आना चाहिए। तो हम लोग को टेक्निकल एजुकेशन को, मेरा देश में टेक्निकल एजुकेशन और बढ़ावा देना है, और जो यूथ्स जनरेशन को टेक्निकल एजुकेशन की तरफ आगे बढ़ना। धन्यवाद सर, आपने बहुत ही बाखूब जवाब दिया इस प्रश्न का, जो कि एक सच्चाई है कि हमारा देश कई चीजों में पीछे है। पर टेक्निकलिटी एक ऐसी चीज है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि कितनी भी पढ़ाई कर लें, अगर हमें टेक्निकलिटी नहीं आती है तो हम पीछे ही रहेंगे। एक 10वीं पास एक मास्टर्स डिग्री वाले से आगे जा सकता है अगर उसे टेक्निकली वो काम पता है। अगर एक बैंक एम्प्लॉय कंप्यूटर चलाना नहीं जानता, तो एक बच्चा जो कंप्यूटर चलाना जानता है वो भी उससे आगे जा सकता है। तो 1 घंटे का हमारा टाइम फ्रेम था, हम उससे थोड़ा आगे जा ही चुके हैं। तो मैं इस आखिरी प्रश्न के साथ इस लाइव सेशन को खत्म करना चाहूंगा। तो सर से मैं आखिरी प्रश्न यह पूछना चाहूंगा कि आप कोलैबोरेशन के बारे में क्या सोचते हैं, कि हमारे जितने भी यहाँ पे इंडिजिनस ट्राइब्स हैं इस एरिया में, क्या सबको मिलके काम करना चाहिए? क्योंकि एकता में ही शक्ति है कहा जाता है। जैसे कि हमारे डिमासा में भी डिमासा यूथ फेस्टिवल जब होता है तो डिमा हासाओ से लोग आते हैं, और हमारे यहाँ के जो प्लेन एरिया के डिमासा है, हम सब मिलके फंक्शन करते हैं। तो वो तो कल्चरल हो गया, उसमें गाना डांस होता है। पर एक्चुअल डेवलपमेंट तो ऐसे लाइव सेशन, ऐसे डिबेट रखने से होता है, जहां पे रियल इश्यूज का डिस्कशन किया जाता है, जहां पे मीटिंग्स होती है। तो इन सब चीजों से एक्चुअली सब प्रॉब्लम और उनका सॉल्यूशन निकलता है। तो क्या ऐसे चीजों के लिए जब कोलेबोरेशन होना चाहिए ट्राइबल ग्रुप्स के बीच में, सब मिलके अगर काम करेंगे तो जरूर किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो निकलेगा ही। क्योंकि हम सब ट्राइबल लोग अभी भी, बाकी सब अगर हम कम्युनिटी से कंपेयर करें तो हम हर चीज में पीछे हैं, वेदर इट बी एजुकेशन, हेल्थ केयर, या फिर अगर हम जॉब की बात करें तो उसमें भी वो लोग आगे हैं। हमारे ट्राइबल में बीपीएल फैमिलीज भी ज्यादा हैं, सब फार्मिंग में ज्यादा है, क्योंकि टाउन एरिया में भी कम रहते हैं, सिलचर में भी ट्राइबल लोग कम है, दूसरे कम्युनिटीज ज्यादा हैं। तो क्या हम सबको मिलके काम करना चाहिए? क्योंकि दिल्ली में जितना 19 ट्राइब्स है, इंडिजिनस 19 ट्राइब्स है, जो वो माइक्रोस्कोपिक है। क्या होता है यहाँ का जो पॉपुलेशन में, हम माइक्रो क्लैन, छोटा छोटा क्लैन है। तो उसमें हम लोग क्या होता है, सोसाइटी में इतना ज्यादा लोग नहीं है कि हम गवर्नमेंट के साथ लड़ पाए, अपने अधिकार के लिए लड़। तो हम, मुझे लगता है कि हर सोसाइटी का यूथ को आगे आना चाहिए, और यूनाइटेडली बराक वैली का जो 19 ट्राइब से यूनाइटेड हम लोग को काम करना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारा हक है उसके लिए हम लोग को एक साथ एक कदम में जाकर लड़ाई करना चाहिए। और जैसे कि हम लोग का जो, मैंने पहले भी जिक्र किया था, जो खासपुर का जो राजबाड़ी, उसमें भी मैंने पहले भी मेरा ऐसे मानना था कि हम लोग ट्राइबल्स जो एक ट्राइबल का कोई एक सेंटर बनना चाहिए बराक वैली में।
जहाँ पे हम लोग हर ट्राइब्स का मिल सकते हैं। ऐसे में हम सोचते हैं कि खासपुर जो राजबाड़ी है, उस इलाका जो है, उसको गवर्नमेंट ने ज्यादा से ज्यादा फंडिंग देकर, ज्यादा से गवर्नमेंट का कुछ ऐसे एजेंसी आके उसको करे, उसको उसमें कोई ऐसे म्यूजियम टाइप ऐसे कुछ बिठाए है जहाँ पे 19 ट्राइब्स का और जो दिमासा जो कृष्टि संस्कृति का जो 100 साल से चला आ रहा है, उसको प्रिजर्व करना, और बराकबेली का 19 ट्राइब्स का जो कल्चरली और कस्टम्स ट्रेडिशनल जो चीज है उसको प्रिजर्व करना, वो हम लोग बराकबेली में एक जगह है, वो एक खासपुर है। मुझे मानना है कि हम लोग इसके लिए भी एक साथ फाइट करना चाहिए, और अपना हक, अपना सब कुछ, जैसे कि बराकबेली में बहुत सारा प्रॉब्लम्स है, जैसे कि वो फॉरेस्ट ड्वेलर एक्ट, जो क्या बोलते हैं उसको, ट्रेडिशनल ट्राइबल ड्वेलर फॉरेस्ट एक्ट, वो भी अच्छे तरह से क्या हो नहीं पाया। तो उसमें भी हम लोग एक साथ काम कर सकते हैं, सब मिलकर काम कर सकते हैं, रिजल्ट आएगा अगर यूथ जनरेशन काम करेंगे तो। अगर यूथ जनरेशन काम नहीं करेगा तो हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जी हाँ सर, आपने बहुत ही अच्छा कुछ जवाब दिया। थारजित बसुमतारी ने कहा यूनिटी स्ट्रेंथ। यस इंडीड, यूनिटी स्ट्रेंथ, एकता में ही शक्ति है, जिसका अभी रियांग सर ने जवाब दिया। सब मिलके काम करेंगे तब एक अच्छा सॉल्यूशन निकलेगा। और जैसे कि राजबाड़ी जो यहाँ का सेंटर है, वहां पे हमें कुछ एक करना चाहिए, कुछ क्लब बनाना चाहिए, या फिर कुछ एक सॉल्यूशन निकालना चाहिए जिससे लोग मिले, सब ट्राइब के सब हेड्स मिले और देखें क्या क्या प्रॉब्लम है और उसके रेस्पेक्टिव सॉल्यूशन निकालने का कोशिश करें। तो इसी के साथ, इन सभी शब्दों के साथ संजीव खेम्प्राई उन्होंने कहा यूनिटी मस्ट बी बिल्ट इन ऑर्डर टू सर्वाइव। जी हाँ, एक कहावत है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी कि जो सबसे फिट बंदा है वही सर्वाइव करता है, बाकी सब आखिर में मार्केट में मारे ही जाते हैं। तो अगर हम सब मिलकर काम करेंगे तो शायद इसका कुछ सॉल्यूशन निकले। और इसी के साथ मैं हमारे प्रहलाद रियांग सर को धन्यवाद देना चाहूंगा। आपके साथ मुझे बात करके बहुत अच्छा लगा सर। ये मेरा पहला लाइव सेशन है, मैं पहली बार अटेंड कर रहा हूँ और मुझे आपके साथ बात करके बहुत ज्यादा अच्छा लगा। आपने जेन्युइन बातें बताई, हमारे ट्राइब रिलेटेड भी बातें बताई, जो कि एक फैक्ट है। इस फैक्ट से हम बच नहीं सकते, हम कितनी भी सच्चाई को छुपा ले, बट हमें ये सब फेस करना पड़ेगा कि अगर लोग अल्कोहल और ड्रग्स में एंगेज हैं तो हमें बात करनी पड़ेगी इस बारे में, हम ये बात छुपा नहीं सकते। और सर, आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं बीइंग द प्रेसिडेंट ऑफ यूथ विंग्स ऑफ रोटरी, क्योंकि यूथ को तो आगे बढ़ना ही चाहिए, और सर उसमें बहुत हेल्प कर रहे हैं, जैसे कि सर ने पहले बताया भी। और मैं हमारे दूसरे गेस्ट जो कि आज नहीं आ पाए बट उन्होंने लाइव में हमारा साथ दिया, लाइव सेशन में क्वेश्चन पूछ के, वो भी 2 क्वेश्चन, मिस्टर एच.एम. बजलुन नूर सर जो कि प्रेसिडेंट है नूर फाउंडेशन के, और जो कि रविंद्र सरन वुमेन्स कॉलेज के प्रोफेसर भी है, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट। थैंक यू वेरी मच सर। हमारे तीसरे गेस्ट जो नहीं आ पाए, मिस्टर कृष्ण मोहन सिंघा सर, वो भी नहीं आ पाए, बट उन्होंने बहुत कोशिश की, मैं उनसे फोन पे भी कांटेक्ट किया, बट ड्यू टू सम नेटवर्क इश्यूज, क्योंकि वो गांव में है, उस वजह से नहीं हो पाए। सो इसी के साथ मैं ये लाइव सेशन एंड करता हूँ। थैंक यू रियांग सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू कोलोमा एक्सप्रेस।